अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि पूरी दुनिया में आने वाला है महंगाई का एक तूफान। ट्रंप ने ईरान पर वो हमला कर दिया है जिसका खमियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अब वो सब वर्ल्ड वॉर 3 का इंतजार करें। क्या ईरान पर हमला करने की सिर्फ यही एक वजह थी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है? क्या अमेरिका ईरान के साथ अफगानिस्तान, इराक और लीबिया की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है? अगर ईरान पर अटैक सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से किया गया है तो फिर इराक, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन कौन सा न्यूक्लियर पावर थे कि उनको भी अटैक किया गया? कैसे एक कम अकल प्रेसिडेंट खुद अपने ही मुल्क अमेरिका को और पूरी दुनिया को डबोने जा रहा है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बात है 1939 की, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया था तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक ब्रिटिशर्स के साथ थे। सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क था जो हिटलर के साथ था और यही वजह है ईरान से बेसिक नफरत की। कुछ ही अरसे के बाद यानी 1941 में ब्रिटिशर ने ईरान पर अटैक कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया और ईरान का बादशाह जाके ब्रिटिशर के घुटनों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दें। ब्रिटिशर ने उस बादशाह से कहा कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन बादशाह हम अपनी मर्जी का बिठाएंगे। ब्रिटिशर ने उसी बादशाह के एक बेटे रज़ा शाह, जो अमेरिका का पिट्ठू और गुलाम और अयाश तरीन आदमी था, उसे तख्त पर बिठा दिया। रज़ा शाह एक गुलाम, लिबरल और अयाश तरीन आदमी था जिसने शराब नोशी को, सूदखोरी को प्रमोट किया और शराब, जिसे इस्लाम में हराम समझा जाता है, वो ईरान में इतनी ज़्यादा बनी कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाने लगी। और फिर सामने आए आयतुल्लाह खुमैनी। ये वही आयतुल्लाह खुमैनी हैं जिनका इनकलाब पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने लोगों के दिलों में इस्लाम की इज्जत और वकार को उजागर किया और अपनी कैसेटों के जरिए लोगों को इस्लाम से रोशनास कराया। खुमैनी ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि रज़ा शाह खुद तो अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन लोकल अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में रज़ा के खिलाफ बहुत ज़्यादा बगावत भरी जाने लगी और एक वक्त आया कि लोग रज़ा से ज़्यादा खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। जगह जगह ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे और लोग रज़ा को उसकी कुर्सी से हटाना चाहते थे। ये सब देखकर रज़ा फिर जाकर अपने बाप की तरह ब्रिटिशर्स के पांव में बैठ गया और भीख मांगने लगा कि मुझे खुमैनी से बचा लो। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और कुछ लोगों ने मीटिंग करके ये तय किया कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता, और यूं रज़ा शाह ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गए। यही वो वक्त था जब खुमैनी ईरान आए और वहां पर 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खुमैनी का इस्तकबाल किया और उसने आते ही अमेरिका से किसी भी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया और लोगों को ये कहा कि ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अब ये तो पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि अमेरिकन कभी भी किसी मुल्क पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते। वो हमेशा उस मुल्क के पड़ोसी मुल्क को उसके खिलाफ उभारते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और उन दोनों को आपस में लड़वा कर फिर उनमें से जो सबसे कमज़ोर मुल्क होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ भी अमेरिकन ने ऐसा ही किया। अमेरिकन ने पड़ोसी मुल्क इराक के सदर सद्दाम को इतना सपोर्ट किया कि वो उनके खिलाफ जंग पर आमादा हो गया और यूं 8 साल की एक तवील जंग लड़ी गई जिसमें दोनों तरफ से लाखों मुसलमान शहीद किए गए। और इस जंग में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा अमेरिका का हुआ, क्योंकि अमेरिका ने हथियार भी बेचे, पैसा भी कमाए और अपने दोनों दुश्मन ममालिक को कमज़ोर भी कर दिया। इस जंग के कुछ अरसा बाद ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी बीमारी की हालत में इस दुनिया से चल बसे और फिर कुछ लीडर्स ने और ईरान के लोगों ने अपना नया लीडर चुना और उसका नाम था आयतुल्लाह अली खामेनेई। ये
آیت اللہ خمینی کے ایک بہت ہی قریبی شاگرد تھے۔ اس جنگ کے بعد ایران کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر دنیا میں عزت سے جینا ہے تو ہمیں نیوکلیئر پاور بننا ہوگا، اور ایران نیوکلیئر پاور بننے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ ایران خواب دیکھنے لگا کہ کوئی قریبی پڑوسی ملک اس کی مدد کر دے اور اسے یہ ٹیکنالوجی دے دے، اور پھر معجزہ ہوا کہ ایران کے ایک قریبی ہی پڑوسی ملک جو کہ مسلمان ملک تھا، اس نے 28 مئی 1998 میں 5 نیوکلیئر پاور اٹیک کیے جو کہ کامیاب بھی ثابت ہوئے۔ جمی مٹی دھول بن کر بلند ہونا شروع ہوئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے بادل اٹھ رہے ہیں۔ چاغی کے اس علاقے میں دور دور تک آبادی کا نشان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستانی سائنسدانوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ ایٹمی دھماکوں سے کسی قسم کی تابکاری کے اثرات نہیں پھیلے، اور یوں پاکستان دنیا کا سب سے پہلا ایٹمی پاور ملک بن گیا اور دنیا کا 5واں ملک ایٹمی پاور بن گیا۔ پاکستان کے کامیاب تجربوں کے بعد ایران بھی پاکستان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی چاہیے، اور پھر پاکستان پر یہ الزام بھی لگا کہ پاکستان نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ایران کو دی ہے۔ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں یورینیم کو بہت ہی ہائی سپیڈ پر گھمایا جاتا ہے۔ اگر یورینیم کو کم سپیڈ پر گھمایا جائے تو اس سے بجلی بنائی جاتی ہے، اور اگر یورینیم کو بہت ہی ہائی سپیڈ یعنی 90% سے بھی زیادہ سپیڈ پر گھمایا جائے تو بنتا ہے اٹامک بم۔ اس ٹیکنالوجی کے بعد ایران بہت ہی تیزی سے نیوکلیئر پاور بننے پر کام کرنے لگا، اور پھر اس کی بھنک پڑ گئی امریکہ کے جارج بش کو، اور اس نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ کچھ ممالک ہیں جو ایٹمی پاور بننا چاہتے ہیں، اور ایران اور عراق انہی ممالک میں شامل ہیں۔ I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. اور پھر یوں امریکہ نے عراق پر اٹیک کر دیا اور صدام کی حکومت کو کچھ ہی دنوں میں اکھاڑ پھینکا اور صدام کو پھانسی چڑھا دیا۔ لیکن یہ سب ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ اس کا اقرار ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کر چکے ہیں۔ I was opposed to the war from the beginning, long after my interview with Howard Stern. But 3 months before the Iraq war started, I said in an interview with Neil Cavuto that perhaps we shouldn't be doing it yet, and that the economy, these are quotes, that 9/11 کا فالس فلیگ آپریشن کر کے امریکہ پہلے ہی افغانستان میں گھسا بیٹھا تھا، اور پھر عراق کی حکومت کو ختم کر کے امریکہ عراق میں بھی داخل ہو گیا، اور اب ان کا اگلا ہدف صاف ظاہر تھا، یعنی ایران۔ امریکہ نے ایران پر بھی یہی الزام لگایا کہ ایران نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ آیت اللہ علی خامنئی نے ایک ایسا بیان دیا جس کی وجہ سے امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اس میں بے قصور لوگ، بچے اور عورتیں مر جاتی ہیں، اور اسلام میں تو کسی بے وجہ درخت کو کاٹنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس فتویٰ کے بعد امریکہ کے پاس کوئی بھی چانس نہیں تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ ابھی بھی ایک ملک ایسا تھا جو شروع سے چاہتا تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ اور پھر یوں اسرائیل نے اپنے من پسند شخص کو الیکشن میں سپورٹ کر کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دیا، اور اس نے آتے ہی ایران پر سینکشنز کی بھرمار کر دی، اور اس کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی ایران اور امریکہ کے حالات کشیدہ ہو گئے، اور یوں 2020 میں امریکہ نے ایران کے جنرل کو رستے سے ہٹا دیا، جسے قاسم سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قاسم سلیمانی کے مرنے کے بعد ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ کسی بھی ملک کا جب جنرل مارا جاتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک بے عزتی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایران کا جو اگلا جنرل بنا وہ بہت ہی سخت تھا، ابراہیم رئیسی، جو امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہ تھا، اور اس نے ان گروپس کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تھے۔ اور پھر اسرائیل نے اچانک غزہ پر اٹیک کر دیا اور لاکھوں معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق اور ایران پر نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے اٹیک کیا گیا، تو پھر اسرائیل کون سا نیوکلیئر پاور تھا؟
अफगानिस्तान के पास कौन सी जौहरी तवानाई थी और लीबिया कब न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। असल मकसद कुछ और था। ये बात तो कुरान में भी है कि यहूदो नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इस वक्त अमेरिका, ईरान और इजराइल जंग की हालत में है और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है इजराइल के कहने पर, और रशिया और चाइना ने इसकी शदीद मजम्मत की है, क्योंकि रशिया और चाइना जानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान में दाखिल होता है तो समझो वो रशिया और चाइना में दाखिल हो चुका है। और रशिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों अमेरिका के सख्त खिलाफ। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले किए। ये बॉम्बर फुल्ली लोडेड थे और इन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक उनका कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। अमेरिका के इस हमले की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ईरान के करीब से एक स्ट्रेट गुजरती है, यानी एक बहरी रास्ता गुजरता है जिससे पूरी दुनिया का 20% तेल एक्सपोर्ट किया जाता है, और इस रास्ते का नाम है आबनाए हर्म्स। और ईरान ने ये ऐलान किया है कि वो इस रास्ते को बंद करने जा रहा है। आबनाए हर्म्स खलीजे फार्स और खलीजे ओमान को आपस में मिलाता है, और ये पॉइंट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है। इस तंग आबी रास्ते से रोजाना 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल और LNG को एक्सपोर्ट किया जाता है, और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर और इन सब का तेल और गैस इसी रास्ते से पूरी दुनिया को भेजा जाता है। और यूं अमेरिका के एक कम अकल प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। चीन अपनी जरूरत का 50% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। इसके अलावा जापान 95%, जनूबी कोरिया 71%, भारत तेल और गैस इसी रास्ते से मंगवाता है। इसी तरह यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, खलीजी मालिक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मुतासिर होंगी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बयान किया था कि ट्रंप पूरी दुनिया के लिए और अपने ही मुल्क अमेरिका के लिए एक खतरे का निशान बन जाएगा। इस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर खड़ी हुई है और बहुत से ममालिक ने अमेरिका के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए हैं। अब ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे मंडला रहे हैं।